हाय दोस्तों, यहाँ पर हम ओसवाल फर्म्स लिमिटेड आईपीओ को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर एक मेन बोर्ड आईपीओ करंटली स्टार्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ का अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर डबल हो चुका है। जब स्टार्ट हुआ था तो जो 50 रुपये पे स्टार्ट हुआ था जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, अब जाके वो आज की डेट में 101 रुपीज़ हो चुका है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 16.4% यहाँ पे ये आईपीओ यहाँ पे अपन को जीएनपी परसेंटेज वाइज दिखाई दे रहा है। कितना? 16.4%। तो इस वीडियो में हम डिटेल में अच्छे से इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे कि कंपनी कैसी है और इसमें अप्लाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ओसवाल फर्म्स के बारे में जानना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2003 में बनी थी और कंपनी क्या है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसको? पम्प्स को। तो मेन काम है कंपनी का यहाँ पे पम्प्स का यहाँ पे बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। और इनके पम्प्स यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर में यहाँ पे यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यहाँ पे यूज़ होते हैं और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कंपनी के पम्प्स यूज़ होते हैं। अलग अलग पम्प्स कंपनी यहाँ पे यूज़ करती है। तो पम्प्स जो कंपनी के यहाँ पे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सोलर पम्प्स हैं, मोनोब्लॉक पम्प्स हैं, प्रेशर पम्प्स हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी पम्प्स हैं जो कंपनी बनाती है यहाँ पे, वो यहाँ पे मेंशन है। इलेक्ट्रिक पैनल्स या फिर वाइंडिंग वायर्स वगैरह भी कंपनी यहाँ पे बनाती है। 31 मार्च 2024 में करंटली कंपनी के पास 164 एम्प्लॉइज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जान लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है, क्योंकि कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे डेटा मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। 2022 में था 361 करोड़, वो इंक्रीज़ हुआ 23 में 387 करोड़। उसके बाद फर्दर इंक्रीज़ यहाँ पे लगभग डबल 2024 में 761 करोड़। और यहाँ पे 9 मंथ्स का डेटा अगर आप देखते हैं तो 9 मंथ्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रेवेन्यू में। तो 1067 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू अपन को दिखाई दे रहा है। और इसी को अगर अपन यहाँ पे जो 31 मार्च 2025 तक का अगर अपन इसको लेके चलें तो इस रेवेन्यू का अंदाज़ा अगर अपन लगाएं तो 1200 करोड़ तक का यहाँ पे ये रेवेन्यू हो सकता है। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू तो अर्न किया लेकिन उससे क्या प्रॉफिट अर्न किया कि नहीं किया। तो 2022 में कंपनी ने 16.9 करोड़ अर्न किया, तो यहाँ पे लगभग डबल हो गया कंपनी का प्रॉफिट। 2023 में 34 करोड़ के आसपास, फिर फाइनली यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो गया 97 करोड़। और यहाँ पे दोबारा से एक 9 महीने का डेटा अगर हम देखेंगे तो 216 करोड़ यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। अगर इसको हम 12 मंथ्स के डेटा पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 280 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है अगर यही ट्रेंड कंपनी ने फॉलो किया तो इधर आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है। अब कंपनी के कर्जे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्जा भी अगर ज़्यादा होगा तो वो दिक्कत कर सकता है। 2022 में कर्जा था 87 करोड़, कम हुआ 59 करोड़ 2023 में, उसके बाद 24 में फिर बढ़ा 75 करोड़ और रिसेंटली में काफ़ी अच्छा ज़्यादा जंप यहाँ पे दिखाई दिया है कंपनी की बोरिंग्स में भी। लेकिन आप देखिए कि बोरिंग्स तो बढ़ रही हैं कंपनी की। यहाँ पे जो कंपनी के बोरिंग्स हैं वो इंक्रीज़ भले ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही में यहाँ पे जो बोरिंग है 346 करोड़ की, इसमें से जो आईपीओ पैसा रेज करेगी कंपनी तो लगभग 280 करोड़ यहाँ पे कंपनी बोरिंग चुका देगी। तो कंपनी की बोरिंग्स भी काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 81.85% काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेटा है यहाँ पे। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.42, तो कह सकते हैं मैनेजेबल है। और साथ में जब आईपीओ आ जाएगा, आईपीओ के बाद कंपनी जब बोरिंग कम करेगी तो ये डेटा हमको और बेटर दिखाई देगा। तो डेब्ट टू इक्विटी वाला रेशियो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है 88.73। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी का 12.83, ये भी हमको काफ़ी बेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में कंपनी का लोन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो मैनेजेबल है। और साथ में आईपीओ आने के बाद ये जो लोन है ये इसका वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी की वैल्यूशन क्या है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी वैल्यूशन पर नहीं आएगी, अगर सस्ती वैल्यूशन पर नहीं आएगी तो यहाँ पे जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है आईपीओ के बाद तो वो होना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो वैल्यूशन देखने के लिए हमको यहाँ पे कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं। तो आईपीओ आने के बाद जो कंपनी का पीई रेशियो हो जाएगा वो 24 का पीई रेशियो हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं कंपनी के जो और कॉम्पिटिटर्स हैं कि उनका पीई रेशियो क्या है। अगर उनका पीई रेशियो इससे ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि हमारी कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है उनके कंपैरिजन में, लेकिन अगर बराबर होगा तो प्राइस एप्रिसिएशन जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर पर काफ़ी स्टॉक्स के नाम हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स, शक्ति पंप्स, WPIL, KSB, रोटो पंप्स, तो इन सब का यहाँ पे पीई रेशियो मेंशन है। तो आप देखिएगा यहाँ पे किर्लोस्कर का 41 है, शक्ति पंप्स का ये 27 नहीं है, ये रिसेंटली अगर आप डेटा देखेंगे तो ये 28 है। और WPI का ये डेटा नहीं है, ये थोड़ा 36 के आसपास का है। KSB का भी डेटा यहाँ पे ठीक है और रोटो पंप्स का डेटा यहाँ पे ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि जो 28 है, जो सबसे लोएस्ट
कंपनी का जो पीई रेशियो, मतलब जो इन सब में, इन सारी कंपनी में जिसका सबसे कम पीई रेशियो है वो शक्ति पम्प्स का है। वो कितना है? 28 का। और आप एक चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटली, भाई शक्ति पम्प्स वाली भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उसके बावजूद यहाँ पे हमको ये कंपनी अच्छी वैल्यूएशन, मतलब थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर 28 के पीई पर मिल रही है। तो हमारी ये जो कंपनी है ओसवाल पंप्स, इसको हम अपनी जो शक्ति पंप्स है ना, इस कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हमारी कंपनी का पीई रेशियो आया 24.2 के समथिंग। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे शक्ति पंप्स का पीई रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, थोड़ा सा ये हायर साइड पे। तो यहाँ पे जो एप्रिसिएशन का हमारे पास स्कोप बचता है वो यहाँ पे 10 to 15% यहाँ पे स्कोप हम देख सकते हैं कि इतना प्राइस अप्रिसिएशन पॉसिबल हो सकता है अगर हम इस वैल्यूएशन के हिसाब से चाहते हैं तो जेएमपी भी, अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 101 रुपीज़ चल रहा है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 16% चल रहा है। तो जितना ये आईपीओ जेएमपी डिजर्व करता है, ये जेएमपी करंटली उसी के हिसाब से चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं इस आईपीओ में बिग एचएनआई की एप्लीकेशंस लगाने जा रहा हूँ। आपका क्या डिसीजन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको अपना डिसीजन बताया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आप लोगों के लिए कोई भी टिप नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो, या फिर आप उसके बेसिस पर एनालिसिस ज़रूर करें। कंपनी की ओपनिंग डेट की बात कर ली जाए तो 13 जून से एक आईपीओ ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो कंपनी की है वो 17 जून को ये आईपीओ यहाँ पे एंड हो जाएगा। अलॉटमेंट उसके बाद अगले दिन ही रात को हो जाएगा, 18 जून को, और जो लिस्टिंग होगी कंपनी की वो 20 जून को हो जाएगी। प्राइस बैंड की बात कर ली जाए तो 584 से लेकर 614 रुपये यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है, पर हमको 614 रुपीज़ पर ही यहाँ पे कट ऑफ पे टिक करके अप्लाई करना है। और इशू साइज़ की बात कर ली जाए अगर तो यहाँ पे टोटल इशू साइज़ है 1387 करोड़, जिसमें से 890 करोड़ क्या है फ्रेश इशू है। ये वाला पैसा कंपनी के पास जाएगा, बोरिंग्स कंपनी की कम करेंगे और कंपनी अपनी ग्रोथ में यहाँ पे ये पैसा यूज़ करने वाला है। बाकी का बचा हुआ 497 करोड़ ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स अपने प्रॉफिट जो भी उनको मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी पैसा या ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ होने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको 14,736 का अमाउंट चाहिए रहेगा। और यहाँ पे आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 2,06,304 रुपीज़ चाहिए रहेगा। और बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास अमाउंट 10,02,040 रुपीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आईपीओ में मैं बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, और साथ में जितनी रिटेल एप्लीकेशन हो पाएंगे, अगर फंड बचता है तो मैं वहाँ पर भी अप्लाई करना चाहूँगा। और आपका क्या डिसीजन है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, तो रिटेल में लगाएंगे ऐसे या फिर चेन्नई कैटेगरी में लगाएंगे, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।